अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा और फैसलाकुन मैच कल 3 जनवरी से 7 जनवरी तक न्यूलैंड्स केप टाउन में खेलेगी। सीरीज के इब्तदाई मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी, जिसके बाद प्रोटीज टीम को इस वक्त सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और यह मैच पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि टीम को पहले टेस्ट में जीत के करीब पहुंचकर शिकस्त का सामना हुआ था। अच्छी परफॉर्मेंस थी टीम की, और अब इस मैच में कामयाबी के जरिए हमें इस सीरीज में कम बैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तानी टीम के कप्तान शान मसूद की बात करें तो उनका कहना है कि टीम इस मैच में उम्दा खेल पेश करेगी और अपने स्ट्रगल के बावजूद कामयाबी हासिल करने की हम कोशिश भी करेंगे। शान मसूद ने कहा कि पहले टेस्ट में शिकस्त का बहुत अफसोस है, मगर अब उनकी पूरी तवज्जो दूसरे टेस्ट पर मरकूज है और वो इस बात से भी मुतमईन है कि टीम की मजमूई कारकर्दगी पहले मैच में बहुत अच्छी थी। उनके मुताबिक टीम ने पहले मैच में हौसला अफजा खेल दिखाया था और वो दूसरे मैच में इस कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब आईसीसी ने हाल ही में नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी की है, जिसमें कुछ दिलचस्प तब्दीलियां आई हैं। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज सऊद शकील ने टेस्ट रैंकिंग में 3 दर्जे तरक्की करते हुए 6ठे नंबर पर अपनी बेहतरीन पोजीशन हासिल की है। इसके मुकाबले में बाबर आजम की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 2 दर्जे की तनज़्ज़ुली के बाद अब वो इस वक्त 17वें नंबर पर मौजूद हैं। सऊद शकील की तरक्की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशाइंद है और उनके लिए एक अहम संग मील भी है, जबकि बाबर आजम की तनज़्ज़ुली यकीनी तौर पर एक तशवीश का सबब भी है। लेकिन उनकी फॉर्म को बेहतर बनाने के लिए अब टीम को उनका एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेज़बान होंगे और टीमों ने अपने स्क्वाड्स की तैयारी शुरू कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की टीम में चंद पुराने और नए खिलाड़ियों की वापसी की तवक्को है। इत्तलात यह है कि मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वाहिद विकेट कीपर होंगे, जबकि फास्ट बॉलर्स में शाहिनशाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं और मोहम्मद हसनैन भी शामिल हो सकते हैं। स्पिन बॉलिंग की अगर बात करें तो अबरार अहमद और सुफियान मुकीम की मौजूदगी भी मुमकिन है और साथ साथ शादाब खान की भी कौमी टीम में वापसी का इम्कान है। शादाब खान ने हालिया डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिससे उनके चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल होने के इम्कानात मजबूत हैं। फ़खर जमान और इमामुल हक जैसे तजर्बाकार खिलाड़ियों की वापसी भी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा बन सकती है। फ़खर जमान की हालिया फॉर्म ने उनकी वापसी को मजीद तकवीत दी है, जबकि इमामुल हक की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी दिखाकर अपने केस को मजबूत किया है। ये दोनों मैचेस पाकिस्तान के लिए अहम हैं, ना सिर्फ सीरीज जीतने के लिहाज से बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का क्रिकेट स्क्वाड अभी भी अपनी मुकम्मल सलाहियतों के साथ मैदान में उतरना चाहता है और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी इसके लिए एक बेहतरीन मौका भी होगा। इसी तमाम सूरत पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम के लिए दूसरे टेस्ट मैच में कम बैक करने के क्या इम्कानात मौजूद हैं? जिस तरह से पहले टेस्ट में हमने पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देखी, बड़ा क्लोज जाके हम ये टेस्ट मैच हारे। अस्सलाम वालेकुम। देखें, पाकिस्तान अगर पूरे टेस्ट सिनेरियो की बात करें तो पाकिस्तान टीम ने बड़ा एक जबरदस्त टेस्ट मैच खेला था पिछला। मुझे पता है कि बड़ा क्लोज जाके हम लोग हारे भी हैं। कप्तानी में थोड़ा सा फ्लॉ भी आपको नजर आया। मुझे शान मसूद बिल्कुल कहीं ना कहीं शायद गुम होते हुए नजर आते हैं जब फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं। जब आपके सेट पेयर ऑफ बॉलर्स जो उनसे बॉल करवा रहे हैं और फिर आप आमिर जमाल को बीच में ले, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था। लेकिन अब आप मूव ऑन कर रहे हो केप टाउन को पहले, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज से पहले भी मैं यही बात कर रहा था कि साउथ अफ्रीका आपके ऊपर स्ट्रांग आएगा, दिल कम हार्ड ऑन यू, बिकॉज उनके दिमाग में ये चीज जरूर थी कि हमने चैंपियंस जो टेस्ट चैंपियनशिप उसका फाइनल हमने खेलना है। और वही हुआ कि उन लोगों ने पूरी कोशिश की कि बाउंसी ट्रैक वैसे ही वहां पर आपको मिलता है और आपको बाउंस तंग करता है, तो पाकिस्तान को पेस और शॉर्ट पिच से उन्होंने ज्यादा तंग करके रखा है। लेकिन जब आप केप टाउन की बात करते हैं जहां पर अगला मैच खेला जाना है, ये ट्रेडिशनली थोड़ा सा स्पिनर को सपोर्ट करती है विकेट। यहाँ पर बॉल जो उनसे स्पिन करता है, स्पिन बड़ा एक अच्छा रोल प्ले करती है यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा बॉलिंग कॉम्बिनेशन में पाकिस्तान की मुझे अभी भी एक कमी महसूस होती थी कि जब आप बात करते हो हंटिंग इन पेयर्स की बात करते हो तो आप कोशिश करते हो कि ज्यादातर आजकल टीमें राइट एंड लेफ्ट आर्म कॉम्बिनेशन के साथ जाती हैं, चाहे वो बैटिंग की बात कर लें चाहे बॉलिंग की आप बात करें। आपके पास इस वक्त मीर हमजा मौजूद थे, बेंच लाइनअप आई गेस वो बेस्ट चॉइस था कि उसको आपको खिलाना चाहिए था। अगर आप माकरम की चले बात कर लें जिसने स्कोर भी किया, वो लेफ्ट हैंडर के आगे ज्यादा जो उनसे स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आता है। अगर आप पूरे स्क्वाड की बात करें तो खुरम शहजाद, क्योंकि बैक टू बैक डोमेस्टिक में भी विकेट्स लेते हुए आए, थोड़ा सा फटीक कैरी कर रहे थे, नजर आ रहा था बॉडी लैंग्वेज से। अब्बास ने जिस तरीके से आउट किए हैं, देखें 3 साल के बाद वापस आना, बहुत से लोग बात अभी भी करते हैं कि क्या वो डिजर्व करते हैं कि वेस्ट इंडीज सीरीज जो पाकिस्तान में खेली जानी है जहां पर इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं होती फास्ट बॉलर्स को, क्या वो हिस्सा होंगे नहीं होंगे। लेकिन यार जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया, आपको याद हो इससे पहले भी जब वेस्ट इंडीज का एक टूर था जहां पर डेड विकेट्स थी, वहां पर भी वो बॉल स्विंग करता रहा स्पेस के साथ।
तो इफेक्टिवनेस आपको नजर आती है। फिर जितनी लंबी क्रिकेट उन्होंने खेली है, वो हम बार बार बात करते हैं ना कि लंबी रेस का घोड़ा आपको चाहिए। अब्बास ने एक स्पेल के अंदर 10 ओवर लगातार किए, अगर आपने देखा हो तो ये फायदा होता है जब आप लंबी क्रिकेट खेल रहे हो, 4 डे खेल रहे हो, तो वो नजर आता है आपका ग्राउंड के अंदर। नसीम शाह पे थोड़ा सा मुझे फिटनेस पे उनका आज भी है डाउट। बेशक उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, खिलाड़ियों को आउट भी किया है, तगड़े स्पेल भी किए हैं, लेकिन नसीम शाह बेसिकली जाने जाते हैं सर टेरवे क्विक। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको पता है टेरवे क्विक एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, बड़ी जरूरी होती है। पाकिस्तान ने जो 2 टेस्ट मैच जीते हैं आज तक हिस्ट्री के अंदर साउथ अफ्रीका में, जो आखिरी जो 2017 में जीता था वो शोएब अख्तर की वजह से जीता था, क्योंकि वो टेरवे क्विक वहां पर एक फास्ट बॉलर आपके पास मौजूद था। तो आपके पास वो कमी आज महसूस होती है कि टेरवे क्विक नहीं है इस पेस बैटरी के अंदर। मीर हमजा टेरवे क्विक नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर आउट भी करके आपको दिए थे। तो आई गेस अब्बास, खुरम शहजाद और इसमें अगर हम ऐड ऑन करते हैं मीर हमजा को, एक अच्छा जो बॉलिंग पेयर आपका हो सकता है। ठीक है। अच्छा, कैप्टनसी के हवाले से आपने बात की, शान मसूद की कप्तानी जिस तरह से आपने भी कहा, बहुत से लोगों ने फील किया और कई तो उनकी जो इनफरादी कारकर्दगी है उस पर भी सवाल उठाते हैं कि कैप्टनसी को लेकर भी वो वीक नजर आते हैं, उनकी जो पर्सनल परफॉर्मेंस है वो भी नहीं होती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एटलीस्ट यही बार बार कहा जाता है कि जो अपनी कारकर्दगी है उस पर तो थोड़ा फोकस करें, कुछ बल्ले से रन्स बनाएं ताकि टीम को थोड़ी सी सपोर्ट मिले, वो भी नहीं हो पा रहा। देखें, शान मसूद के अगर आप ओवरऑल कैरियर की बात करें तो शान मसूद आपको पता है कि हसन ओपनर ही खेलते रहे, चाहे वो काउंटी क्रिकेट की बात करें, चाहे यूबीएल के लिए जब भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है पाकिस्तान में, हसन ओपनर खेलते हुए आए हैं। 2 चीजें थी, मुझे भी था कि शायद यार अपनी जो एक उनकी पोजीशन है जिसमें पूरी जिंदगी खेलते हुए आए, शायद उसमें खेल नहीं रहे, तो आपको कॉन्फिडेंस के अंदर थोड़ा सा नजर आता है। ठीक है, प्रेशर आपका कप्तानी का जरूर होता है, लेकिन आपको वो जगह दी गई है हसन ओपनर जहां पर वो खेलते रहे पूरी जिंदगी। ऐसा कप्तान आपके दिमाग में एक चीज होती है, देखें अगर साइम अयूब जैसा प्लेयर आपके साथ खेल रहा है जो कि काफी टाइम से साउथ अफ्रीका विकेट्स पे खेल रहा है, उसने परफॉर्म भी करके दिया है, आप 2 चीजें लेके चलते हो कि यार तुम अपनी एग्रेसिव इनिंग्स खेलो जो तुम्हारी नेचुरल प्ले है, मैं यहां पर रोटेट द स्ट्राइक करूंगा। लेकिन शान मसूद के शायद दिमाग में जो एक कप्तानी वाला जो मामला है वो इतना ज्यादा प्रेशराइज हो चुका हुआ है, पता लगता है बॉडी लैंग्वेज से। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान की कप्तानी करना, वो कोई भी कप्तान हो, याद रखें इतना मुश्किल होता है कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रेस से जाता है कि उसकी उम्र नहीं होती तो उसके चिट्टे बाल आ जाते हैं लिटरली। मैं कह रहा हूं कि उसने सोशल मीडिया की भी कप्तानी करनी है, उसने पाकिस्तान मीडिया की भी कप्तानी करनी है, उसने क्रिकेट जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनकी भी कप्तानी करनी है, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी कप्तानी करनी है, टीम की भी कप्तानी करनी है, और यहां तक कि जो लॉबिंग अगर हो रही है उसको भी कप्तानी करनी है उसने। कि आसान चीज नहीं है पाकिस्तान की कप्तानी करना, वो प्रेशर आपको फील होता है। फिर जब आपकी इंडिविजुअल जो आपने बात की, जब आपकी परफॉर्मेंस ना हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टीम के ऊपर भी वो असर डालती है, वो नजर आ रहा है आपके। मैंने कहा ना कि मुझे खुद इस चीज पे हैरानगी थी कि जिस वक्त आपने जब एक आपके सेट बॉलर पेयर ऑफ बॉलर्स लगे हुए हैं और आप उठा के आमिर जमाल को एकदम ओवर दे देते हो, जिस बेचारे ने पूरे मैच में ओवर ही नहीं करवाया था, आपने उसके साथ भी ज्यादती किया कि ओवर करवा दो। मुझे समझ में नहीं है कि आखिर आपकी कप्तानी क्या थी। और कभी कभी मुझे ऐसे भी फील होता है, आप बेशक अभी वीडियो क्लिप्स निकाल के हाईलाइट्स देख लें, शायद मैं गलत हूं, लेकिन मेरी जो अपनी फाइंडिंग नजर आई है, मुझे शान मसूद मुझे बिल्कुल कहीं हम कहते हैं ना हक्का बक्का जैसा बंदा एक परेशान रहता है कि बिल्कुल ही वो बिल्कुल गुम हुए होते, कभी कभी उनको समझ में नहीं आ रही थी क्या कर। बात करते हो अपने टीममेट के साथ, बात करते हो, आपके साथ देखिए इस वक्त व्हाइट बॉल का कप्तान लेकिन बिल्कुल अवैस में इसी पॉइंट की तरफ आ रहा था, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि वहां पर रिजवान भी मौजूद हैं, वहां पर टीम के एक्स कैप्टन बाबर भी मौजूद हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3-3 कप्तान टीम में खेल रहे हैं, उसके बाद भी इतनी ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हम क्यों रहते हैं? अब वैसे एक बार फिर से राब्ता कायम करने की हम कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के लिए ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें सीरीज़ में कम बैक करना है तो फिर हमें ये टेस्ट मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक तैयारियों के हवाले से बात कर रहे हैं, जिस तरह से वैस ने भी बताया कि अगर इस पिच की बात करें जहाँ पर ये मैच होने जा रहा है, तो यहाँ पर स्पिनर्स को ये पिच काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो इस हवाले से पाकिस्तानी टीम की अब देखते हैं कि तैयारी क्या है, मुकम्मल सलाहियतों के साथ मैदान में उतरेंगे। इसके साथ साथ जो टेस्ट रैंकिंग थी उसमें हमने देखा कि साउथ शकील की जो तरक्की है वो यहां पर हुई है, बाबर आजम की तनज़्ज़ुल हुई है। अब ऐसे समय सुन पा रहे हैं तो जिस आप भी वही पॉइंट की तरफ आ रहे थे, मैं भी यही सवाल करने लगा था कि टीम में रिजवान मौजूद हैं जो कि अभी वनडे और T20 के कप्तान हैं, एक्स कैप्टन मौजूद हैं जो कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे, ऑलमोस्ट 3-3 कप्तान टीम में खेल रहे हैं। फिर शान मसूद पर किस चीज का प्रेशर है, इन दोनों से भी वो मशवरा कर सकते हैं, इनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मौजूद है।
देखिए, मैंने आपको ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी कि किसी से कंसल्ट करना कोई बुरी चीज नहीं होती। आपके पास 2 एक्स कप्तान मौजूद हैं, आप जाके कंसल्ट कर सकते हो कि यार मुझे समझ में नहीं आ रही, या मेरा ये प्लान है, जरा मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, या आपस में डिस्कशन ही होती है ना, कोई बुरी चीज तो नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो, चाहे वो आप थोड़ा सा बाबर में भी देख लें, चाहे शान मसूद में भी देख लें, मुझे पता है बाबर की भी कप्तानी को इतनी अच्छी नहीं रही थी, जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा होता था। कुछ मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, शान का भी वही हिसाब है। अगर एक फास्ट बॉलर आपका मार खा रहा है, जो मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है, मैंने कभी शान मसूद को या बाबर के टाइम भी मैं कह रहा हूं, कभी उनको भाग के बॉलर के पास जाके उसको थोड़ा सा रिलैक्स करके उसको गाइड करते हुए नहीं देखा था। आपको करना पड़ता है ऐसा कप्तान, आपको बात करनी पड़ती है, आपको फील्ड को थोड़ा सा एंगेज करना पड़ता है, ये चीज मिसिंग फैक्टर है। लेकिन दूसरे एंड पे मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकली ये चीज होती है जब आपकी खुद की परफॉर्मेंस ना हो। ये मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा कप्तान, जिस वक्त आप टीम मीटिंग्स में बैठे होते हो, चाहे वो मैच के बाद हो चाहे वो मैच से पहले हो, जब आप टीम मीटिंग में बैठे होते हो, कप्तान भी ज्यादा बात नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको ज़हन में, दिमाग में ये बात चल रही होती है कि यार मेरी खुद की परफॉर्मेंस क्या है। अगर यार मैंने बात कर भी दी तो ये ना हो कि कल कोई डग आउट के अंदर से, सॉरी जो टीम मीटिंग है टीम के अंदर से, या कोई सीनियर मैनेजमेंट से उठ के यही बात कर दे कि भाई तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है जो तुम ज्यादा बात कर रहे हो, यहाँ पर किसी के ऊपर आप बात कर रहे हो कि जी ऐसी परफॉर्मेंस ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। तो ये चीज, क्योंकि नेचुरल चीज है ना, इंसान है, उसके दिमाग में बातें चल रही होती है, वो प्रेशर बिल्ड कर रहा होता है। शान मसूद को ऐसा साइकोलॉजिस्ट के पास, शायद तो यहाँ तो क्योंकि टीम के साथ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, बैठना पड़ेगा इस चीज पे कि यार थोड़ा सा रिलैक्स करें अपने माइंडसेट को, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेली है, झूठ नहीं है। बेशक लोग कहें कि टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच आ रहा है, मैं मानता हूँ उस चीज को, लेकिन पाकिस्तान ने इतना क्लोज फाइट की है, आपने अच्छा किया है सारे मामलात। लेकिन ऐसा कप्तान आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। आपका टेस्ट मैच है, आपके केप टाउन में भी आपने फिर वेस्ट इंडीज के साथ खेलना है, तो आपकी बैक टू बैक सीरीज है, तो आपको ये चीज थोड़ी सी ना, मैं कहता हूँ बैठ के, या तो मिरर के सामने बैठ के बात करें आखिर हो क्या रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स अपने आप को करें, ये जरूरी है पाकिस्तान के लिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ साउथ शकील की जिस तरह से टेस्ट रैंकिंग में हमने देखा कि वो रैंकिंग में ऊपर आए हैं, बाबर आजम की तनज़ीलें हम देख रहे हैं, इन दोनों को किस तरह से देखते हैं आप? साउथ शकील नो डाउट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम भी बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से उनकी जो फॉर्म है वो वापस आ जाए। आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न है? और सबको इंतज़ार जो है वो बाबर के 100 का ही है, वो किसी भी फॉर्मेट में ही क्यों ना हो। जब वो क्रीज पर आते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है कि बाबर आजम आज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनकी जो माजी की परफॉर्मेंसेज हैं, उन्होंने इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई कर दी हैं कि अब उनकी सेंचुरी से कम बात करता ही कोई नहीं। इवन अगर वो 50 भी कर देते हैं तो उसको भी हम जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही किसी खाते में नहीं लिखा जाता। देखें, दो चीजें, अभी तो आपको पता आजकल एक और भी हाइप बिल्डअप हुई हुई है कि शायद ग्रीनिकल्स अच्छा नहीं रहा बाबर आजम के बैट के लिए, शायद सीए है तो शायद वो ज्यादा अच्छा हो जाए। वो एक पता आपको, एक बनती है चीजें यहाँ पर, अल्लाह करे हम तो कहते हैं जो भी बल्ला उनके पास हो, बैट हो, उससे वो रन उगले। लेकिन थोड़ा सा एक दो चीजें हैं। अच्छा, वो बल्ला उन्होंने ट्रेविस हेड को दे क्यों दिया? उधर से ट्रेविस हेड चल गया और बाबर का डाउनफॉल शुरू हो गया। मैंने ये कहा ना, मुझे समझ नहीं आखिर हुआ क्या इस मामले में। कहीं ना कहीं शायद कोई टर्मिनोलॉजी या कोई मैच्योरिटी अपना इसके अंदर चीज, अल्लाह करे कि अच्छा वो फॉर्म के अंदर वापस आए। क्योंकि आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, जब भी चाहे 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए भी कैमरा उनकी तरफ जाता है तो कमेंटेटर्स भी बात करते हैं कितनी इंपॉर्टेंट विकेट है, बाबर आजम के बारे में बात करते हैं। फिर जो रिकॉर्ड उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड बनाया वो ऑब्वियसली एक बड़ा प्लेयर है, उसके ऊपर पूरी इर्द गिर्द जो क्रिकेट है पाकिस्तान टीम उसके अंदर घूमती है। लेकिन साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका के अंदर, अगर मैं चले ओपनिंग डिपार्टमेंट से बात करता हूं, साउथ अफ्रीका में जो 20 इनिंग्स इससे पहले खेली गई थी, मैं पाकिस्तान के पिछले टेस्ट मैच से पहले की बात कर रहा हूं, वहां पर जो ओपनिंग स्टांस था वो 19 के करीब था। आपके ओपनर्स ने कम से कम वो हिंसा को अबूर किया है, 23 या पता नहीं 32 रन की आपने ओपनिंग पार्टनरशिप की। दैट मींस कि विकेट आसान नहीं होता वहां पर बैटिंग करना, चाहे वो बाबर आजम भी क्यों खेल रहे हो, क्योंकि मुश्किल विकेट है वहां पर। आपको बाउंस जो है वो ज्यादा तंग करता है, क्योंकि हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं एशियन कंडीशंस और टोटली डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। बाबर ने वहां पर परफॉर्म भी करके दिया हुआ साउथ अफ्रीका में, ऐसे नहीं है कि उसने परफॉर्म ना किया हो। लेकिन जो मेरा भी है माइंडसेट, लोगों का भी है कि बड़ी इनिंग्स ड्यू है उसकी तरफ से, और ड्यू है। चाहे वो 100 रन की बात करें, बहुत अरसा हो गया कि आपको 100 रन देखे बाबर आजम के। जिस पोजीशन पे इस वक्त बाबर आजम खेल रहे हैं वो बड़ी एक तगड़ी पोजीशन होती है। जब आप वन डाउन बैट्समैन की बात करते हैं दुनिया क्रिकेट के अंदर, वो बैकबोन पोजीशन किसी भी टीम के लिए रखती है। बाबर आजम जिस पोजीशन पे इस वक्त खेल रहे हैं वो पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर को भी साथ लेके चलती है, कहीं ना कहीं ओपनिंग डिपार्टमेंट को भी साथ लेके चलती है। तो की पोजीशन है, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी मैटर करती है। लेकिन
30-35 तो बड़ा जबरदस्त बाबर आजम कर रहे हैं, 25 भी अगर आप बात करें, कवर ड्राइव्स भी आपको नजर आती है, लेकिन जो बड़ा स्कोर आपको चाहिए वो बहुत अरसा हो गया है बाबर आजम से देखे हुए। तो एक्सपेक्टेड है कि अल्लाह करे अगले मैच के अंदर आपको बाबर आजम स्कोर करते हुए नजर आए। साउथ शकील, मैं थोड़ा सा खुद हैरान था कि पाकिस्तान टीम ने उनको एक जो पिछली अपना था उसमें ड्रॉप किस लिए किया था, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट की बात करूं तो साउथ के बारे में बड़ी बात हो रही थी कि यार ही कैन बी अ लीथल बैट्समैन इन द मिडिल ऑर्डर। बेशक कामरान गुलाम मौजूद है लेकिन ही कैन बी लीथल बैट्समैन। साउथ शकील ने जो पिछली इनिंग्स भी खेली है बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग्स थी, वो जरूरत थी लेकिन वो शॉट की जरूरत नहीं थी जिसपे वो आउट हुए थे। एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करते हुए आए हैं, मिडिल ऑर्डर को कैरी करना, क्योंकि हमेशा एक मसला जो हमारा रहा है वो आपको पता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपकी तीसरी और चौथी इनिंग्स का है, जहां पर मिडिल ऑर्डर जो है या तो वो बिल्डअप करता है इनिंग्स को या मिडिल ऑर्डर ने आपको मैच जिताना होता है। तो वहां पर आपकी जो इनिंग्स है वो बड़ी कैलकुलेट करती है। तो आपके मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा सा पिछले सीरीज जो अपना मैच हुआ उसके अंदर अच्छा अपना थोड़ा सा परफॉर्म करके आपको दिया, अच्छा लेके चले हैं। तो बड़ा एक्सपेक्टेड होगा बाबर आजम वो किस तरीके से अपने सीए के जो अपना बैट उनका आ चुका है उसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा वैस कमिंग टू द बिग इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तैयारियां अभी तक आपको कैसी नजर आ रही हैं? फिर उसके बाद टीम पर बात करते हैं। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां बड़ी ज़बरदस्त हैं। मैं उस दिन भी देख रहा था, वीलॉग ही देख रहा था, जहां पर चेयरमैन साहब शायद आधी रात को पहुंचे हुए थे, ग्राउंड्स का दौरा भी कर रहे थे। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने आप को इस चीज़ में बिजी भी रखा हुआ। अगर आप इस वक्त इस्लामाबाद की स्पेसिफिकली फिजाओं की बात करें तो इस वक्त सारे का सारा फोकस ही चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ है कि ग्राउंड्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये तो कंफर्म 100% है कि हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो रेनोवेशन जो सी है उनकी वो रेडी हो जाएगी, जो डेडलाइन आईसीसी ने दी हुई है। और विकेट्स ऑब्वियसली क्योंकि आईसीसी ने बनानी है, ये थोड़ा सा हमें ज़हन में रखना पड़ेगा। लोग थोड़ा सा इस चीज़ पे भी कंफ्यूज हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर स्पिन बॉलिंग ट्रैक होगा या अपना बैटिंग ट्रैक होगा, ये आईसीसी ने बनानी होती हैं। तो ऑब्वियसली आईसीसी बेहतर समझता है कि क्या रोल विकेट्स का होना चाहिए। लेकिन आजकल आपको पता है कि हाई स्कोरिंग लोग, जो डिमांड ऑफ क्रिकेट है वो यही है कि हाई स्कोर भी हो, चेज भी हो, ज्यादा एंटरटेनमेंट आपको ज्यादा नजर आए, तो लोगों की डिमांड भी होती है। देखने वाली बात है विकेट्स कैसे होंगी। लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने जो महाज पे जाके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का केस लड़ा है, यही बेस्ट था। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को हमें भी कि उनका मार्केट के अंदर स्टेक बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियली की बात करें चाहे लीग क्रिकेट की बात करें, उनका स्टेक बहुत ज्यादा है। वो हर तरीके से आपको कोशिश करते हैं आइसोलेट करने की, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस केस को लड़ा है, इतनी देर तक लटकाया रहा, ये पाकिस्तान की जीत थी, आसान नहीं था लीगल डॉक्यूमेंट पे लेना। फिर क्योंकि एक बात हो रही थी कि मेंस क्रिकेट की, कि मेंस क्रिकेट के अंदर ज्यादा आपको पता है डोमिनेंस होती है, पाकिस्तान ज्यादा एक्टिव नजर आता है। फीमेल क्योंकि वर्ल्ड कप भी अभी सर पे आ रहा है, पाकिस्तान उसमें भी बड़ा रिजिड उनका स्टांस था। फीमेल्स भी हमारी वानी खेलने जा रही। फिर एशिया कप आपको पता है अगस्त में शायद जून जुलाई के अंदर खेला जाना है इंडिया के अंदर ही, उसमें भी आपने न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है। तो अच्छी चीज है कि पाकिस्तान के इस वक्त बड़े जबरदस्त अपना तरीके से इसको हैंडल किया। ठीक है, अच्छा वैसे टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। बातें यही सुनने में आ रही हैं कि शादाब खान की टीम में वापस हो सकती है, इमामुल हक भी हमें नजर आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, फखर जमान भी नजर आएंगे। तो क्या कॉम्बिनेशन आपको लगता है कि वो बन पाएगा? अभी जिस नए टीम के साथ हम गए हैं, बहुत से नए प्लेयर्स ऐड हैं, जिसमें कामरान गुलाम है, सलमान अली आगा है, साइम अयूब हैं, बहुत से ऐसे चेहरे हैं, अबरार हैं, सुफियान हैं। किस तरह से आपको लगता है कॉम्बिनेशन बनेगा? देखिए कॉम्बिनेशन बड़ा टफ है इस वक्त। एक अच्छी बात है कि पूल ऑफ क्रिकेट आपने ज्यादा की, लेकिन जब आप पूल ऑफ क्रिकेट भी ज्यादा करते हैं तो कंपटीशन प्लेयर्स के बीच में भी और कंपटीशन सिलेक्टर्स के बीच में भी हो जाता है। आसान नहीं होता किसी को पिक करना, क्योंकि आप दो चीजें ज़हन में रख रहे होते हो कि करंट जो फॉर्म है उसकी प्लेयर की वो बड़ी मैटर करती है और एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है जब आप बड़े इवेंट्स के अंदर आप दाखिल। क्योंकि हमारी जो टीम है, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो हम लोग वैसे हैं नहीं कि हम लोग वेल नोन हो कि हम लोग साल डेढ़ पहले तैयारी करें बड़े टूर्नामेंट की, कि हमें पता हो कि यार ये टीम हमारी जो सी है 4-5 महीने पहले की ये टीम जो से बड़ा टूर्नामेंट खेलेगी। हम लोग जाके बड़ा लेट फैसला करते हैं। तो मुझे खुद भी फील होता है कि कुछ शायद सीनियर प्लेयर्स चाहे वो बेंच का हिस्सा होंगे लेकिन वापस जरूर आएंगे, क्योंकि सुफियान मुकीम बड़ा एक तगड़ा स्पिनर है, बड़ा डोमिनेंट भी कर रहा है, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है इतनी यंग एज में, मैं कहूंगा। और खास करके ना इतनी ज्यादा फैसिलिटीज को मिली थी जब उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि बड़े एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है। लेकिन जब बड़े इवेंट की बात करते हो तो आपको एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। तो मुझे आज भी फील होता है कि पाकिस्तान जो टीम है एक्सपीरियंस थोड़ा सा बीच में डालेगी, चाहे वो आप प्लेइंग 11 में डालें या बेंच लाइनअप पे। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब तक आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग नहीं होगी। बेंच लाइनअप स्ट्रांग होगी, ऑटोमेटिकली आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग होती है, क्योंकि ज़हन में ये बात चल रही होती है
प्लेइंग 11 के परफॉर्म नहीं करूंगा, पीछे लड़का बैठा हुआ मेरी जगह लेने के लिए। लेकिन सब बात इस वक्त डिमांड भी कर रहे हैं, और आपको पता है जिस तरीके की परफॉर्मेंस खास करके आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट की चली है, साइम अयूब के साथ अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं कर पाए। साइम और अगर फखर हो जाते हैं, वसीम अकरम भी कह चुके हैं, बहुत से प्लेयर्स कह चुके हैं कि बड़ी जबरदस्त आपको एक जो है ना वो ओपनिंग पार्टनरशिप नजर आपको आ सकती है। बेशक मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, टोक्यो बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर जाहिद मुगल ने तारीख रकम करते हुए सिल्वर मेडल हासिल करके कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। और ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ने बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड कप में कोई मेडल जीता है, और ये एजाज़ जाहिद मुगल की सख्त मेहनत, गैर मामूली लगन और मिसाली कारकर्दगी को जाता है। जाहिद मुगल की शानदार जीत ने टोक्यो में पाकिस्तानी परचम बुलंद किया, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। टोक्यो वर्ल्ड कप में जाहिद मुगल की शिरकत के पीछे उनकी बरसों की मेहनत और कुर्बानियाँ भी शामिल हैं, जिन्होंने इस मुश्किल और बावकार मुकाबले में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। ये कामयाबी न सिर्फ जाहिद मुगल के लिए बल्कि पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग के खेल के लिए भी एक संग मील है। पाकिस्तानी टीम जो 8 रुकनी दस्ते पर मुश्तमिल थी, जिसकी क़यादत पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन के सदर तारिक परवेज़ ने की, ये कामयाबी पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ी फतह है, ख़ासतौर पर ऐसे खेल में जहां पाकिस्तान को आलमी सतह पर ज़्यादा मौक़े नहीं मिलते हैं। जाहिद मुगल की कामयाबी नौजवानों के लिए भी एक मिसाल है कि मेहनत और कंसिस्टेंसी से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है जाहिद मुगल। जाहिद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले टोक्यो बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीतना कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये कामयाबी आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहनत बहुत की, 8-9 माह तैयारी की और कंटिन्यू तकरीबन 24-25 साल से लगा हूँ इसी काम पे। तो हर दफा मतलब कि 2-3 दफा गया हूँ इंटरनेशनल ये कंपटीशन खेलने के लिए। तो शौक था कि किसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। तो अल्लाह का शुक्र है, जब अल्लाह ने ये एजाज़ दिया, मेडल दिया, तो सारी रिकवरी होगी मेरी, और एक जैसे बंदे को इत्मीनान हो जाता है, सुकून मिल जाता है। तो शुक्र है अल्लाह ने मुझे भी मौका दिया कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस तारीखी लम्हे तक पहुंचने के लिए तैयारी फिर आपने किस तरह से की थी? कोई ऐसा भी मोमेंट आया जब आपने महसूस किया कि यार बहुत ज़्यादा टफ हो गया, बहुत मुश्किल है? जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि 24-25 साल हो चुके हैं आपको इसी फील्ड में। हाँ जी, ये एक दफा नहीं कई दफा ये सिस्टम हुआ है। एक दफा तो ये 2008 में मेरे बाजू की हड्डी भी ये टूट गई थी, ये ना ऊपर छत से गिरा था। ठीक है। तो फिर वो मैंने 3 साल आउट भी रहा हूँ ये बॉडी बिल्डिंग से। तो मुझे नहीं यकीन था, और लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया ये अब दोबारा ना इस फील्ड में नहीं आ सकता। तो अल्लाह की रहमत से, मतलब कि अल्लाह की रहमत हुई और शौक था, और दोबारा अल्लाह ने मुझे फिर मौका दिया। फिर दोबारा मैंने अपने आप को रेडी किया जी, और कंटिन्यू लगा रहा। और इसमें बड़ी मुश्किलात आई कई दफा। आपको पता है ये काफी एक्सपेंसिव जो है ना ये बॉडी बिल्डिंग जो है ना, इसमें हमारी डाइट बहुत महंगी है। बिल्कुल, मैं जाहिद इसी तरफ आने लगा था, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत से ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं, एथलीट्स हैं जो हमारे शो पे आए हैं, और हमेशा से हमारी डिस्कशन यही होती है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, कितनी कैलोरीज आपको चाहिए, आपकी जो न्यूट्रिशंस हैं वो पूरे होने चाहिए, उसको किस तरह से मेनटेन, इतने साल मेनटेन करना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस खेल की उस तरह से पजीराई नहीं है, इसको उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता है, हमारे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो अपने तौर पर ही तैयारी करते हैं और उसके बाद उन्हें कोई प्राइजेस भी उस तरह से नहीं मिलते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हदीस भी है कि अल्लाह का हुक्म है कि मुझसे जिस तरह की तवक्को करोगे मैं उसी तरह का अता करूंगा। तो ये तवक्को थी, ये शौक था, अल्लाह से तो उम्मीद थी। तो इसलिए वो ये इसी तरह मतलब पर्सनल ट्रेनिंग के साथ करवाते हैं कि ये जो मतलब कि उधर मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, उधर जिम में पर्सनल ट्रेनिंग करवाता हूँ, साथ साथ वो अपना उसी से जो अर्निंग होती है उससे ये होता है कि अर्निंग इतनी हो जाती है कि चलो घर का निजाम और अपना निजाम चल जाता है। लेकिन ये जो होता है ना, जिस तरह बंदे के पास कोई अपनी, यहाँ तक बाइक भी अपने पास नहीं है, मतलब किसी के बगैर गुजारा मजारा हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, और ख्वाहिशात तो बड़ी होती है बंदे की, लेकिन फिर वो एक ही चीज पूरी हो सकती है, या बॉडी बिल्डिंग कर लें या फिर वो दूसरी ख्वाहिशात पूरी कर।
ठीक है, तो फिर आपको क्या लगता है पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग के खेल को किस तरह से फ़रोग दिया जाए? आप जैसे जितने भी एथलीट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं, पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस द फर्स्ट टाइम के बॉडी बिल्डिंग का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें सिल्वर मेडल को पाकिस्तान में लेकर आया, तो किस तरह से जो आप जैसे एथलीट्स हैं, हुकूमत या हमारा जो स्पोर्ट्स बोर्ड है या बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, वो सपोर्ट करे? देखिए, बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो है, जो ये तारक साहब गए हैं, इन्होंने हमारे लिए यही बड़ा कुछ किया गया। हमारे ये जो वीजों का इशू था, यहाँ तक आप अंदाजा लगा लें कि हमें स्पॉन्सर चाहिए था, वो भी अपने तल्लक के बेस पे हमने स्पॉन्सर एक ढूंढा जिसने हमारी सारी वो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगाई कि मैं इनको स्पॉन्सर करूंगा, सारा कुछ इनके खर्चात मैं अफोर्ड करूंगा, एक एज ए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। हालांकि सारा कुछ पर्सनल हमने खुद ही किया है। तो वो ये जो तारक परवेज साहब ने, इन्होंने हमारे वीजों के लिए बड़ी एफर्ट की। और दूसरे नंबर पे फेडरेशन के पास तो कुछ है ही ना, फेडरेशन हमें कोई मतलब के ना, हुकूमत उनको कुछ सपोर्ट करेगी तो वो हमें सपोर्ट करेगी ना, तो सारा ये सेल्फ फाइनेंस पे किया है। जिस तरह दूसरी मतलब ये क्रिकेटर हैं, रेसलर्स हैं, जिस तरह ये देखे ना, अब ये अरशद नदीम था, इसको भी काफी सपोर्ट किया। इसी तरह हमें भी कोई सपोर्ट अच्छी मिले सही, हालांकि हमारे अखराज सबसे ज्यादा है। तो हम इंशाल्लाह ताला ये सिल्वर नहीं, गोल्ड और कई गोल्ड लेके आएंगे हर साल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जाहिद, कितनी बार आप इंटरनेशनली जा चुके हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने? जी मैं तकरीबन जा चुका हूँ, ये चौथी दफा गया हूँ। चौथी बार गए हैं, ठीक है। तो फिर आपने क्या डिफरेंस देखा पाकिस्तान में? जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, हम देखते हैं कि खिलाड़ियों को यहाँ पर जो आलमी मयार की तरबियत है वो मैसर नहीं है। इक्विपमेंट की भी अगर बात कर लें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट है। उनके जो कोचेस की हम बात करें, उनके डाइटिशियन की हम बात करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने देखा कि डिफरेंस है बाहर बहुत? आप यहाँ तक अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का जो जिसके ऊपर फ्लैग बनाता है, जो हमारा ट्रैक सूट होता है, वो भी अगर हमने लेके जाना है ना तो फेडरेशन को पे करके जाना पड़ेगा। तो हमने वो भी नहीं लिए, इतने पैसे नहीं से पास है कि हम क्या करें। वो अच्छा। भी वो मतलब ना, इसी से अंदाजा लगा लें आप। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस फिर आपने वहां पर देखा, वहां पर भी बहुत से एथलीट्स होंगे, आपने उनकी तैयारी भी देखी होगी, कितना डिफरेंस है वहां पे ये है कि हर मुल्क के मतलब यूरोपियन कंट्रीज में 25 से 30 आई हुई थी, टोटल 55 से 60 कंट्रीज ने हिस्सा लिया इसमें। हर कंट्री के ना जो तकरीबन 25 से 30 एथलीट आए हुए थे, और सब का प्रॉपर जो था उनको उनका अपना वो मतलब मीडिया वाला भी साथ, कैमरे वाला भी आया हुआ था, उनकी हुकूमत ने दिया हुआ था उनको, और उनको सारे अखराजात टोटल उनके साथ पूरे खुले डुले उनको पैसे ये यूरो में दिए हुए थे। हमारी उनसे बातचीत होती रही है ना, तो वो कह रहे हैं हमें तो सारा कुछ हुकूमत सपोर्ट कर रही है। तो आप देखें ना, उनके 30-40 मतलब कंपटीटर आए हुए हैं, तो और हमारे टोटल हम 7-8 बनने गए हैं, वो भी अपने सेल्फ फाइनेंस पे गए हैं सारा कुछ। ठीक है, तो इन फ्यूचर फिर आपके क्या प्लान्स है? इसको कंटिन्यू करेंगे मजीद? ये जो इंटरनेशनल मुकाबले हैं उसमें कुछ शिरकत का इरादा? वो तो इंशाल्लाह हमें अपना एक शौक भी है, और मतलब इसलिए हमने तो कंटिन्यू करना है, अपनी फील्ड है, अपना शौक है, हमने तो ये जारी रखना ही रखना है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तानी अगर हुकूमत हमें सपोर्ट करे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, तो ये उम्मीद ही की जा सकती है, और तो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, क्या डाइट प्लान क्या होता है? कितना डेली चिकन खाना पड़ता है? कितने कार्ब्स डेली लेने पड़ते हैं? सप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या रूटीन होती है? ये जो है ना, ये बॉडी वेट के हिसाब से होता है। फर्ज करें मेरा 90 kg वेट है जी, तो मुझे ये है कि जब गेनिंग फेज होता है उस टाइम मतलब कि मेरे डेली जो है ना 270 ग्राम कार्ब्स होते हैं, और 200 ग्राम मेरी जो है ना 270 ग्राम प्रोटीन होती है, और 200 ग्राम मेरे कार्ब्स होते हैं, और 30 ग्राम फैट होती है। जब ये मतलब है ना हम आते हैं लीन मास में आते हैं, तो फिर कार्ब्स और कम हो जाते हैं, प्रोटीन इतनी रहती है और फैट भी इतनी रहती है। हाँ, तो लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आप जरा इसको एलैबोरेट कर दें हमारे देखने वालों के लिए। वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अंडे कितने खाते रहे हैं, आप चिकन या फिश कितनी खाते रहे हैं, आप सप्लीमेंटेशन कैसी लेते रहे हैं, ताकि लोगों को अंदाजा हो कि ये कितना एक्सपेंसिव है। देखा जी, अंडे आप देखें ना, एक अंडे में 3.5 ग्राम 3 से 3.5 ग्राम प्रोटीन होती है, तो एक दर्जन अंडों में तकरीबन 40 ग्राम प्रोटीन होती है, और एक मील में मेरा तकरीबन ना 50 ग्राम मैं एक मील में ना प्रोटीन लेता हूँ। तो आप लगा लें कि ये ना तकरीबन एक मील में दर्जन अंडे होना, मैं एक मील में दर्जन अंडे लेता हूँ सुबह, और उसके बाद हर 3 घंटे बाद मतलब 2-3 मील होते हैं जो चिकन के होते हैं, वो तकरीबन 200 ग्राम के होते हैं पका हुआ,
अगर आधा किलो चिकन हो ना, तकरीबन 300 ग्राम चिकन हो, उसमें फिर 200 ग्राम रह जाता पक के। तो उसके बाद फिश होती है, 2 मील मेरे वो होते हैं, और 1 मील जो है ना कभी मटन का होता है, कभी बीफ का होता है। ठीक है। और तो इस हिसाब से तो हमें लग रहा है कि तकरीबन कम से कम भी मैं अगर कैलकुलेट करूं तो 3000 रुपए पर डे आपको चाहिए सिर्फ अपनी डाइट के लिए। अभी इसमें सप्लीमेंटेशन ऐड नहीं हो रही। हाँ जी, सप्लीमेंट जिसमें आपको पता है वो मल्टीविटामिन हो गए, विटामिन सी हो गया, प्योर विटामिन डी हो गया, ये फोलिक एसिड वगैरह जो दूसरे तीसरे हमारे, ये भी तकरीबन 2-3 हज़ार के ये भी डेली बन जाते हैं। और एक्सरसाइज की क्या रूटीन रहती है? सुबह शाम दोनों टाइम आपको वर्कआउट करना पड़ता है? वो तकरीबन 3 टाइम होता है। एक टाइम सुबह कार्डियो, फिर वर्कआउट स्ट्रेंथ वाला, फिर शाम को स्ट्रेंथ वर्कआउट, फिर कार्डियो। तकरीबन 3 से 4 टाइम मान ही जाता है ये। ठीक है। अच्छा, लास्टली जाहिद बस कमेंट कीजिएगा, उन नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपकी तरह इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा, डिसहार्ड ना हो। अगर उनको शौक है तो लगे रहे अल्लाह का नाम लेके, और कोशिश करेंगे ये यूट्यूब देख के या कोई इस तरह के जो आजकल उस्ताद बने हुए हैं, जिनको खुद ही कंपटीशन नहीं खेला और वो उस्ताद बने हुए हैं जी, जो प्रोफेशनल बंदा है उसको फॉलो करें, जिसको कम से कम, जिसके पास टाइटल है और वो जानता है इस चीज को। और कोशिश करेंगे वो डाइट पे ज्यादा सप्लीमेंट, मतलब जिस तरह लोग वे प्रोटीन है, वे आइसोलेट है, ये काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो कोशिश करेंगे डाइट पे सारा कुछ ना लें, सारा कुछ, फिर वो इतना मतलब एक्सपेंसिव नहीं होता, फिर कम से कम कुछ ना कुछ बचत हो ही जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिल्वर मेडलिस्ट जाहिद मुगल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुर्बत की बढ़ती हुई शरह, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। आज हम एक संजीदा और तशवीशनाक मसले पर बात करेंगे जो पाकिस्तान की मौशी हालत पर गहरा असर डाल रहा है। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट ने पाकिस्तान में गुर्बत के बढ़ते हुए रुझान को उजागर किया है और ये एक संगीन इंतबाह है कि हमें अपने मुआशी निज़ाम को दोबारा मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% तक पहुंच चुकी है, जो कि 2023 के मुकाबले में 7% ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि एक साल के दौरान 1,30,00,000 मजीद पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पॉवर्टी प्रोजेक्शंस फॉर पाकिस्तान का हम देख रहे हैं कि जिसमें कास्टिंग फोरकास्टिंग में बताया गया है कि गुर्बत में इजाफा सिर्फ आदादो शुमार का मसला नहीं है, बल्कि ये एक संगीन मुआशी बहरान का नतीजा है जिसके असरात गरीब घरों तक ज़्यादा पहुँचते हैं। इन घरों को फलाही स्कीमों के जरिए मदद फराहम करने के बावजूद भी वो मज़ीद गुर्बत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि जब मुआशी हालात ख़राब होते हैं तो गरीब घरानों की ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात आती हैं और वो फलाही मनसूबों के बावजूद गुर्बत के दायरे में फंसे रह जाते हैं। इस रिपोर्ट में एक और अहम बात सामने आई है कि 2019 के बाद से पाकिस्तान को बड़े मुआशी और कुदरती झटकों का सामना करना पड़ा। इनमें कोविड-19 की वबा है, सैलाबों का सिलसिला है, रिकॉर्ड अफरात-ए-ज़र शामिल हैं जिन्होंने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, ज़रूरी पैदावार में भी कमी हुई। इन कुदरती आफात और मुआशी बहरानों के बायस गुर्बत में इजाफे की जो रफ्तार है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने में आ रही है। ताहम कोविड-19 के बाद जब हालात मामूल पर आना शुरू हुए तो गुर्बत की शरह में कुछ कमी आई, लेकिन फिर हमने देखा कि 2022 के सैलाबों के बाद एक बार फिर से गुर्बत बढ़ गई। माली साल 2023 के आगाज़ में पाकिस्तान में सैलाबों की तबाहकारियों ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को मज़ीद मुश्किल बना दिया। ज़रूरी पैदावार में कमी देखी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही बहुत ज़्यादा हुई, अफरात-ए-ज़र की बुलंद सतह ने भी गुर्बत के ग्राफ को ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब तक घरेलू सर्वे की नई मालूमात दस्तयाब नहीं होती हम इस सूरत हाल का मुकम्मल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके बावजूद भी मुख्तलिफ मुआशी आदाद शुमार के ज़राए को इस्तेमाल किया गया और गुर्बत के असरात को मॉनिटर किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों की आमदनी गुर्बत में कमी का अहम जरिया रही है। अगरचे इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम लोग बेहतर तनख्वाहों वाले रोजगार के मौके हासिल कर पाए, लेकिन इससे कुछ लोगों को रोजगार के मौके मिले और वो गुर्बत की दलदल से बाहर निकलने में कामयाब हुए। हमने देखा कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गैर रस्मी रोजगार की बढ़ती हुई शरह इस बात का इशारा देती है कि लोग मुआशी तौर पर मसरूफ रहने के लिए कम पैदावार वाले या फिर कम उजरत वाले कामों में लगे हुए हैं ताकि बेरोजगारी से बचा जा सके। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में यह पेशगोई भी की गई कि 2025 तक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह कम होकर 18.7% रह जाएगी, बशर्ते कि मईशत बहाल हो, मुआशी इस्लाहात के जरिए हालात बेहतर किए जाएं
ताहम ये सब तभी मुमकिन है जब हुकूमत और इदारे संजीदगी से इस बात को समझें कि मौशी बहरान का असर सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त गरीब तबके पर पड़ रहा है। हुकूमत को ना सिर्फ फलाही मनसूबों पर तवज्जो देनी होगी बल्कि इसके साथ साथ इनफरादी सतह पर भी देखना होगा कि गुर्बत के खात्मे के लिए कौन सी ऐसी जदीद हिकमत अमली है जिसको इख्तियार किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है और हमें फौरी तौर पर एक ऐसा जामे हिकमत अमली तैयार करनी होगी जो ना सिर्फ गुर्बत में कमी लाए बल्कि मुआशी तरक्की के दरवाजे भी खोले, क्योंकि एक संगीन चैलेंज है। लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपने मुल्क की तकदीर भी बदल सकते हैं। और यही कहा जा रहा है कि 2025 जो है ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साल होगा। इस साल में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। जैसे कि हमने 2 दिन से हमने एस्ट्रोलॉजर से भी बात की है, उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान के लिए साल बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। जब हमने मुआशी तज़कियाकारों से बात की तो उन्होंने भी इस हवाले से यही बताया कि पाकिस्तान मुस्बत समत में जा रहा है और बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी और बहुत सी ऐसी मुश्किलात हैं जो पाकिस्तान की रिजॉल्व हो जाएंगी। 2025 में कई नए चैलेंजेस का सामना जरूर होगा, लेकिन साथ ही साथ मुल्क तरक्की जरूर करेगा। और जैसा कि हम वर्ल्ड बैंक की भी इस रिपोर्ट को शेयर कर रहे हैं और यहां पर भी यही बताया जा रहा है कि 2025 में अगर हम गुर्बत की बात करें तो इसकी शरह कम होकर 18.7% रह जाएगी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मईशत को बहाल किया जाए, मुआशी इस्लाहात की जाएँ और अवाम को रिलीफ भी फराम किया जाए। उम्मीद हम यही करते हैं कि इस साल पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी पर जारी धरना कशीदगी का शिकार हुआ, जहां पाराचनार के अवाम से इज़हार यकजहती के लिए जारी एहतजाज के दौरान मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर हमला करते हुए 4 मोटरसाइकिल्स को आग लगा दी और पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए थे। और हमने देखा कि अब यह धरना खत्म हो चुका है। इस एहतजाज के बाइस कराची की जो मरकजी सड़कें थी वहां पर बदतरीन ट्रैफिक जैम भी हुआ, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। और अभी हम देख रहे हैं कि मुआहदा भी तय पा चुका है, जिसके बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने पाराचनार के अवाम से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में जारी जो धरना था उसको ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया है। ये फैसला मौजूदा कशीदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए भी किया गया ताकि मुल्क में अमन व अमान भी बहाल हो और अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। MWM की जानिब से जारी एहतजाजी धरने खासतौर पर कराची के नुमाइश चौरंगी पर गुज़श्ता 8 दिन से जारी था, जिसके दौरान कशीदगी और झड़कों पे के भी कई वाक़यात पेश आए थे। ताहम इस ऐलान से शहर की जो ट्रैफिक है और मामूलाती ज़िंदगी की बहाली की जो तवक्को की जा रही थी वो अब हो चुकी है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी कहा है कि धरना ख़त्म करने का मकसद हुकूमत को मज़ीद वक्त देना है ताकि वो पाराचनार के अवाम के मसाइल को भी हल कर सके। और जैसे कि हम आपको पहले भी इस हवाले से अपडेट कर चुके हैं कि इस हवाले से जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो भी साइन कर लिया गया, एक मुआहदा अभी हो चुका है। और बारहा ये भी कहा गया कि अगर हुकूमत अपने वादे पूरे ना किए तो फिर दोबारा से भी एहतजाज किया जा सकता है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से हमने देखा नुमाइश चौरंगी पर होने वाला एहतजाज, इसके दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। अभी तो हम देख रहे हैं कि फाइनली तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, लेकिन ये वजूहात क्या बनी, क्यों वहां पर झड़पें हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे न्यू मॉर्निंग पे इनवाइट किया। ये धरना कराची में कोई 26 दिसंबर से लगा हुआ था और मुसलसल गवर्नमेंट जो थी वो वहदतीन के लीडर के साथ जो थी वो इंगेज थी। और हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि देखें, आपकी हमसे कोई डिमांड नहीं है और आप जो हैं वो एक सिंबॉलिक धरना दे रहे हैं। पाराचनार का जो सानिया हुआ है, जो इंसानी अलमिया वहाँ हुआ है कि वहाँ दर्जनों अफराद आपस के झगड़े की वजह से शहीद हुए और बच्चों की अब बात हुई है। तो ये सिंबॉलिक धरना है, आप इसको किसी एक मकाम पर मुंतकिल कर लें। और इस सिलसिले में मुसलसल गवर्नमेंट की उनके साथ एंगेजमेंट रही थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्टर साहिबान गए, मेयर कराची उनके पास गए, लेकिन वो बज़िद थे कि नहीं जी, हम तो पुरअमन धरना दे के बैठे हुए हैं और हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं है। जैसे कि आपने खुद अपने इंट्रो में ये बात की कि कराची के अवाम
को सड़कों पे इंतहाई वो 5-6 दिन तकलीफ दे मरहले से गुजरना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक जैम होता था। मेन शाहराएं थी, शाहराए फैसल पे एयरपोर्ट के करीब धरना था, एयरपोर्ट से फ्लाइटों पे जाना आना लोगों के लिए बहुत दुश्वार था। गवर्नमेंट इनसे मुसलसल रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन जब देखिए गवर्नमेंट को अपनी रेट कायम करनी होती है और जाहिर सी बात है कि वक्त आता है कि जब आप बात नहीं मानेंगे तो गवर्नमेंट ने एक्शन करना था। इस वजह से वो एक्शन हुआ जो हम नहीं चाहते थे। मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ के हमने वो किया, नहीं। जिस दिन वो एक्शन हुआ उससे एक रात पहले भी मिनिस्टर सईद गनी साहब, वकार मेहंदी साहब, मुर्तजा वहाब साहब इनके पास गए हैं, इनसे डायलॉग किया, लेकिन इनकी यही जिद थी कि वो अच्छा फिर वो ये कहते हैं कि जी क्या पारा चनार पाकिस्तान में नहीं है कि हम यहाँ ये धरना ना करें। नहीं, पारा चनार पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का दिल है। वहां जो हुआ है उसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का दिल रोया है, पाकिस्तान की आवाम उस मामले पे दुखी है। उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन जो एक वहां पर लोग सफर कर रहे हैं उसकी वजह से आप पूरे पाकिस्तान को सफर कराएं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये मुनासिब इक़दाम नहीं था। ठीक है, और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि अगर मुल्क के किसी हिस्से में कोई इशू क्रिएट हुआ है तो उसकी वजह से दूसरे शहरों को बंद कर देने से तो शायद मसाइल हल नहीं होंगे, मजीद मसाइल बढ़े। और हमने देखा हम उस तरफ गए भी, कराची के अवाम को जिस मुश्किलात का, जिस तकलीफ का सामना करना पड़ा। अभी सिचुएशन किस तरह से है धरनों के खात्मे के बाद? अगर हम स्पेसिफिकली कराची की बात करें हैं, ट्रैफिक की बहाली की बात करें, शहरी ज़िंदगी की बहाली के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, रात को वहदतीन के लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे पाकिस्तान से धरना ख़त्म करने के लिए कह दिया है। कराची की सड़कें बहाल रात को ही कर दी गई हैं। इस वक्त कराची का ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जो वहाँ थोड़ा बहुत इमलाक को नुकसान हुआ है, गाड़ियाँ जलाई गई, पुलिस वाले जख्मी हुए, क्या नाम है, पुलिस चौकी को आग लगाई गई है, उसके लिए देखिए गवर्नमेंट एक्शन लेगी। और रात को कल शाम में जो है वो सोल्जर बाजार थाने की हुदूद में, क्योंकि ये सारा वाकया हुआ था, वहां जो है FIR हुई है और कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनकी शिनाख्त हो सकी है, बाकी लोग गिरफ्तार होंगे। गवर्नमेंट वही बात है कि देखिए गवर्नमेंट अगर अपनी रेट कायम करने पे आए तो उस चीज को फिर उससे मुकाबला नहीं कर सकते, आप स्टेट से मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हम ये चाहते नहीं थे, लेकिन मजबूरी थी कि एक्शन लिया जाए। और अब हम उम्मीद करते हैं कि देखिए ये KPK की हुकूमत की नाअहली थी कि ये मामला इतने दिन प्रोलॉन्ग हुआ। कोई 1.5 महीने से वो सड़क 2 महीने से वो सड़क बंद है, वहां लोगों को तकलीफ है। जो और मजे की बात यह है कि MWM PTI की इत्तेहादी है KPK में, वहां की गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए था, वहां के CM को पकड़ना चाहिए था कि वो मामला वॉर फुटिंग पे हल किया जाए। वहां पर हल क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली आप क्या समझती हैं? अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें, मेयर कराची के हवाले से बात करें, अभी आइंदा ऐसे एहतजाजों के पुरअमन हल के लिए आप क्या समझती हैं? कोई हिकमत अमली तो फिर होनी चाहिए कि कोई भी जमात किसी भी मुतालबे को लेकर शहर को इस तरह से ब्लॉक ना करे। जी, ये एक आम सा हमारे मुल्क में दस्तूर हो गया है कि जी हमारा ये मामला नहीं हुआ और सड़क ब्लॉक कर दी जाए। मैं एज मेंबर पार्लियामेंट CM साहब से इस मामले पे मैंने बात की है और मैंने उनको तजवीज़ दी है कि हमें कानून साजी करनी चाहिए। कोई भी सियासी मजहबी जमात, देखिए पुरअमन एहतजाज करना सबका हक है, हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन किसी की जिंदगी को तंग करके, परेशान करके, सड़कों को ब्लॉक करके, ट्रैफिक को ब्लॉक कर एहतजाज करना फिर वो पुरअमन नहीं है। तो हमें लॉ मेकिंग करनी चाहिए और तमाम सियासी और मजहबी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और ताकि आइंदा इस तरह पूरे पाकिस्तान में कहीं ना हो, लेकिन बिलखुसूस मैं शहर कराची की बात करूंगी। ठीक है, अच्छा, इस धरने के दौरान पुलिस एहलकारों पर भी हमले हुए, मोटरसाइकिलों को भी आग लगाने के वाकयात हुए, आपने खुद ही बताया कि पुलिस चौकी को भी आग लगाएगी, फिर इसकी तहकीकात कहां तक पहुंची हैं? इस पर अभी तक कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया?
जी, इस पे 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सोल्जर बाजार थाने में एफआईआर हो गई है एसएचओ साहब की मुद्दत में, और 17 लोग मेरे ख्याल से इस मामले पे गिरफ्तार है। बाकी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, बाकी लोगों को भी करार वाकई सजा दी जाएगी। ये किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाए, पुलिस एहलकारों पर हमला आवर हो, पथराव करे। ये इसकी ना पहले कभी सिंध गवर्नमेंट ने इजाजत दी है और ना आइंदा दी जाए। ठीक है, अच्छा ये भी यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, हुकूमत की तरफ से हमने देखा था कि मुजाहिरीन को मुतबादिल जगह फराम करने की पेशकश की गई थी, वो क्यों नाकाम रही थी? क्या किस बात पर वो बज़िद थे कि यहीं पर वो रहेंगे? नहीं जी, वो उनका क्योंकि ये वो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा था एमडब्ल्यूएम वालों ने कि जी हमारा कोई सिंध गवर्नमेंट से ना झगड़ा है ना मुतालबा है, लेकिन हम सड़क बंद रखेंगे। तो जब भी हम बार बार उनसे जब डायलॉग कर रहे थे और हम उनसे यही कह रहे थे कि आपको हम खुद प्रोवाइड करेंगे, खुद फैसिलिएट करेंगे, आप कोई एक जगह मखसूस मुंतखब कर लें और वहां पर आप बैठ जाएं, गवर्नमेंट आपको फैसिलिएट करेगी क्योंकि आपने एक सिंबॉलिक धरना दिया। लेकिन वो बज़िद थे जिसकी वजह से वो एक्शन 31 दिसंबर की रात शाम को करना पड़ा कि रोडों को क्लियर करा सके। ठीक है, और अब तो तमाम मामला जिस तरह से सॉर्ट आउट हो चुके हैं, लेकिन बारहा ये भी कहा गया कि अगर वहां के अवाम के मसाइल हल नहीं होते तो दोबारा से भी उन्हें कॉल अभी भी दी है कि दोबारा से भी हम वापस आ सकते हैं। देखें, अव्वल तो अब गवर्नमेंट ने रेट अपनी कायम करेगी और एमडब्ल्यूएम या किसी सियासी मजहबी जमात को इस तरह कराची की सड़कें बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि उनको फोकस करना चाहिए। एक अच्छा अमल हुआ है पारा चनार में, जो जिरगा जारी था कोहाट में, वो एग्रीमेंट हो गया है, उसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट कराएं और वहां के लोगों ने जो पिछले 2 महीने से तकलीफें उठाई हैं उनका हल निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। एमडब्ल्यूएम को चाहिए कि वो उसकी क़यादत को चाहिए कि जो पारा चनार में कल मुआहदा हुआ है उसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट कराने पे फोकस करे, बनिस्बत ये कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों को के लोगों की जिंदगी को मुश्किल बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी और बदमाशी को एक बार फिर से आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया गया है। अमरीकी अखबार ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भारतीय हुकूमत की पुष्टपनाही में दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों का इंकशाफ किया है। इस रिपोर्ट में भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और खुफिया एजेंसियों के जरिए दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत को वाज़ेह किया गया है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में भारतीय हुकूमत और उसकी खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का पर्दाचाह किया है। इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने न सिर्फ पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के जरिए दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया, बल्कि अमरीका, कनाडा और दीगर मगरबी ममालिक में भी मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात की मनसूबाबंदी और हिमायत की। पाकिस्तान में अप्रैल 2024 के वाक़े का जिक्र करते हुए रिपोर्ट ने बताया कि लाहौर में एक टारगेट किलिंग में तांबा और आमिर सरफराज को भारतीय इमाम पर निशाना बनाया गया। इलावाजी कनाडा और अमेरिका में हमने देखा कि सिख रहनुमाओं के कत्ल और न्यूयॉर्क में एक सिख अलहदगी पसंद रहनुमा पर कातिलाना हमले की हिदायत भी भारतीय खुफिया एजेंसी के अफसरान ने ही जारी की। यह रिपोर्ट भारत की आलमी सतह पर दहशतगर्दी की पुष्टपनाही और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के नए शवाहिद फराहम करती हैं। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए यह लम्हा फ़िक्रिया है कि भारत के ऐसे इक़दामात पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे और इन सरगर्मियों को रोके। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हामिदुल मशरकी साहब ने। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भारतीय हुकूमत की जब इन सरगर्मियों को हम देखते हैं तो आलमी कवानीन के तहत इसे किस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो रवैया हिंदुस्तान के लिए है वो हम देखते हैं कि कुछ डिफरेंट ही है।
हाँ जी, बिल्कुल। बदकिस्मती ये है कि इस तरह की रिपोर्ट्स आने के बावजूद जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है, ख़ुसूसन वेस्टर्न वर्ल्ड, जो अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया, वो अभी तक इंडिया की दहशतगर्दी को रियासती सतह के ऊपर उस तरह से उसकी मज़म्मत नहीं कर रहे जिसकी उनको करनी चाहिए। अब देखिए कि वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट से पहले गार्डियन ने बड़ी डिटेल में रिपोर्ट दी, जिसमें उसने बताया कि 20 से ज़ायद मावरा अदालत जो कत्ल किए गए हैं मुख्तलिफ ममालिक में भारती राव की तरफ से, उनके मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। और वहां पर कहीं पर दुबई की सरजमीन इस्तेमाल होती है, कहीं पर अमेरिका की सरजमीन इस्तेमाल होती है, कनाडा में जो मावरा अदालत कत्ल किए जाते हैं। देखिए, इसमें कोई इनकार नहीं है कि जो मोदी का जो फाशिस्ट चेहरा है वो पूरी दुनिया जानती है। और जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं, रॉ ने खुलेआम दहशतगर्दी शुरू कर दी है पूरी दुनिया में। और मेरा तो ख्याल है कि ये एक प्रॉपर मुकम्मल एक ओपन एंड शट केस है फॉर इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ICJ के लिए भी, और दूसरे जो बैनुल-अक़वामी फोरम्स हैं यूरोपीय यूनियन के लिए भी, कि भारत पर इस तमाम सबूतों के बाद पाबंदियां लगाने की बात की जाए, मुआशी पाबंदियां लगाई जाएं, ताकि उनको समझ आए कि इस तरह जो दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक की जो कौमी सलामती है या सॉवरेनिटी है, उसको वो मजाक नहीं बना सकते और ना ही उसकी हदूद में अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर सकते हैं। अब तो मतलब मेरा ख्याल यह है कि इस मामले को फौरी तौर पर UK और यूरोपियन पार्लियामेंट और अमेरिकन कांग्रेस को हर सूरत इसको टेकअप करना चाहिए, वरना ये दुनिया की जो वो दोहरा मेयार है, जो हिपोक्रेसी है, वो वाज़ेह तौर पर सामने आएगी कि कोई मुसलमान मुल्क के खिलाफ छोटी सी भी रिपोर्ट आए तो उस पर फौरन अक़वाम मुत्तहिदा में पाबंदियों की बात होती है, उस पर इजलास बुला लिए जाते हैं। और आपको पता ही है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की एक अखबार की खबर से ही सारी इराक पे जंग मुसल्लत कर दी गई। और ये तो रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, और कोई ऐसे अखबार नहीं, गार्डियन, वाशिंगटन पोस्ट और दूसरे दुनिया के मायनाज अखबारात की मुसद्दिका रिपोर्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने खुद भी ये कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की तमाम तर कार्रवाइयाँ हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें वो हमें खामोश दिखाई दे रहा है, बैनुल-अक़वामी इदारे हमें खामोश दिखाई दे रहे हैं। इंसिडेंट हुआ था कनाडा में, उसके बाद हमने देखा कि कनाडा की तरफ से बयानात कुछ हुए, वहाँ से कहीं ना कहीं ये कहा गया कि शायद सैंक्शंस लगेंगी, लेकिन अभी तक मामलात को इतने ख़ास हमने देखा कि वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नहीं गए। तो ये बिल्कुल ही कम्प्लीटली वन साइडेड जो है पूरी दुनिया का बर्ताव हिंदुस्तान के साथ, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह देखिए, ये जो दुनिया की जो हिपोक्रेसी है, या जो मैं इसको मुनाफिकत भी कहूंगा, इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि दुनिया भारत को 1 अरब 20 करोड़ लोगों की मार्केट या मंडी के तौर पे देखती है। अपने मुआशी जो उनके जो जरूरियात या उनके जो मुफादात हैं, उनसे वो टकराव ना होने की वजह से उनकी जो इंसानी हकूक की पामालियां हैं, उनकी जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं, उससे नजरें चुरा रही है। यानी कि गोया के वही बात जो एक कैपिटलिज्म या सरमायादाराना निजाम में होता है कि सरमायादाराना निजाम के अंदर बहुत सारे गुनाह जराइम छुपा लिए जाते हैं जब मुनाफे और कारोबार की बात आती है। तो यहाँ पर भारत का भी यही सूरत हाल है। और दूसरी बात ये कि भारत, अमेरिका, इसराइल गठजोड़ जो है वो पूरी दुनिया के सामने, और हमने देखा कि इसराइल की बर्बरियत देख लें कि फलस्तीन में उसने क्या कुछ नहीं कर दिया, और अमेरिकी पुष्टपनाही की वजह से उसके खिलाफ भी कुछ नहीं हो रहा। और इसी तरह भारत जो है वो इसी अमेरिका गठजोड़ का फायदा उठाकर और अपनी बड़ी मुआशी मंडी को एक्सप्लॉइट करके, उसका इस्तेहसाल करके दुनिया में अपनी मनमानियां कर रहा है। ठीक है। अच्छा हामिद साहब, पाकिस्तान में भी हमने देखा कि 2024 अप्रैल में वाक़या हुआ, तांबा और फामिल सरफराज को जिस तरह से भारतीय माँ पर निशाना बनाया गया, पाकिस्तान को ये केस भी हुआ, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के पास और भी बहुत ज़्यादा प्रूफ मौजूद हैं, ये रिपोर्ट भी सामने आई है। आलमी सतह पर उजागर करने के लिए अब हमें कौन सी ऐसी सिफारती कोशिशें करनी हैं? देखिए, सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान के सफारत खानों की तरफ से बड़ी एक प्रोएक्टिव कोशिश होनी चाहिए, जिसके अंदर वो अपने अपने ममालिक में मौजूद जो सरकारी हुकूमतें हैं, चाहे वो बरतानिया हो, फ्रांस हो, ब्रसल्स हो, वहाँ की जो हुकूमतें हैं उनको अंगेज किया जाए और उनको तमाम सबूत डोजियर्स के साथ दिए जाएं और इनफरादी तौर पर उनको बताया जाए। और सबसे बड़ी बात यह, कुलभूषण यादव से लेके सारा कुछ तो दुनिया के सामने है। और ये जो इन्होंने 18 के करीब जो
पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की हैं, पाकिस्तान को इसका जवाब देने का भी भरपूर हक हासिल है। और इस हवाले से पाकिस्तान का केस बड़ा मजबूत है पूरी दुनिया में अगेन भारत पर पाबंदियों के हवाले से भी। और अगर पाकिस्तान इसका जवाब देना चाहे तो पाकिस्तान के पास पूरा कानूनी इखलाकी जवाब मौजूद है। ठीक है, तो आप ये समझते हैं अभी ये जो हालिया रिपोर्ट सामने आई है, बहुत से ऐसे और मामलात भी हैं, ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली भारत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर करने के लिए एक बुनियाद बन सकती है, या इस तरफ कोई भी आपको लगता है पहल नहीं करेगा? देखिए मेरा ख्याल ये कि पहल तो शायद पाकिस्तान या किसी बड़े मुसलमान मुल्क को करनी पड़ेगी, और लेकिन ये है कि बदकिस्मती से ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, वरना दोहरा मयार जो है यूरोप का वो तो इससे आंख चुरा लेगा। हमने EU डिसइंफो लैब जैसा इतना बड़ा स्कैंडल देखा श्रीवास्तव ग्रुप का, 400 से ज्यादा मीडिया हाउसेज पूरी दुनिया में झूठ फैलाने की दुनिया की सबसे बड़ी मशीन ने यानी कि डिस्क्लोज हुआ, एक सेटअप डिस्क्लोज हुआ, और उसके बावजूद कोई भी इकदाम नहीं किया गया भारत के खिलाफ। तो मेरा ख्याल ये है कि बहरहाल ये इनफ एविडेंस तो जरूर है, और इसके बाद बहुत ज्यादा एविडेंस और भी दुनिया में है जो अभी रिपोर्टों की शक्ल में तो नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के इदारों के पास भी है, हुकूमतों के पास वो मौजूद है, इंटेलिजेंस एजेंसियों हुकूमतों के पास है। ठीक है। अच्छा, आपको फिर क्या लगता है कि अमेरिका और कनाडा की स्पेसिफिकली भी अगर हम बात करें तो इस तरह की बड़ी ताकतें भी भारत के खिलाफ नहीं जा सकती? देखिए बात यह है कि अगर तो भारत मजीद कोई इस तरह की कार्रवाइयां करेगा तो फिर तो शायद हालात कशीदा हों और कनाडा या अमेरिका की हुकूमत कोई ना कोई इकदाम करे। लेकिन चूंकि कनाडा ने अपना एक रिएक्शन दे दिया, अमेरिका ने भी अपना रिएक्शन दे दिया, तो मेरा ख्याल यह है कि मौजूदा सूरत हाल में तो मजीद कोई इकदाम नहीं करेंगे। अगर भारत ने मजीद कोई हमाकत की और मजीद कोई दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की खालिस्तान के सिखों के हवाले से कनाडा में, तो फिर मेरा ख्याल है कि सूरत हाल जो है वो भारत के लिए जरूर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, और भारतीय हुकूमत की इस तरह की जो तमाम सरगर्मियां हैं, अगर हम स्पेसिफिकली अपने खित्ते की बात करें तो फिर यहाँ के अमन और अमान के लिए तो बहुत ज्यादा जो असरात हम देख रहे हैं कि फिर वो खराब ही देख रहे हैं। डेफिनेटली हमने तो देखा ना कि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान की सरजमीन भी अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। भारत ईरान के रास्ते भी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करता है। भारत अपने मशरकी बॉर्डर के रास्ते भी करता है। सो पाकिस्तान के लिए तो पूरा एक मुकम्मल एविडेंस के साथ मुकम्मल सबूत है हमारे पास, और इसको रोकना बड़ा जरूरी है। और इसके लिए पूरी दुनिया और खुसूसन मुस्लिम दुनिया की तरफ से भारत का मुआशी बाइकाट होना बड़ा जरूरी है, ताकि भारत को मुआशी तौर पर एक जख्म पहुंचाई जाए जिसके तहत भारत को समझ आए कि इस तरह करने से उसकी अपनी मईशत भी तबाह होगी और वो दुनिया में एटलीस्ट मुसलमान ममालिक के हवाले से तन्हाई का शिकार होगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, आपने जिक्र किया गार्डियन में भी इस तरह की एक रिपोर्ट सामने आई थी। बहुत सी ऐसी हुकूमतें हैं, उनके इदारे हैं, उनके पास बहुत से प्रूफ्स ऐसे मौजूद हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। आपको लगता है ये तमाम तर चीज़ें, ये रिसेंट ये पोस्ट, ये जो रिपोर्ट है, ये भारत के आलमी साख को भी किसी हद तक मुतासिर करेगी, या हिंदुस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल मुतासिर तो होती है आलमी साख, इससे कोई इनकार नहीं है कि पूरी दुनिया में जो सेंसेबल जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो सेंसेबल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो बहरहाल इन चीज़ों को रिकॉर्ड पे रखती है, और ये चीज़ें बाद में भारत को दबाव में लाने के लिए इस्तेमाल भी की जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया, खुसूसन वेस्टर्न वर्ल्ड, अपने मतलब के वक्त ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती है, बजाय ये कि इंसानी हकूक को मद्देनजर रखकर फौरी तौर पर भारत पर एक्शन लिया जाए। यहाँ पर ये सबसे बड़ा फर्क हमेशा नजर आता है कि भारत को बहरहाल एडवांटेज दे दिया जाता है, जबकि इन चीजों को इनके खिलाफ फौरी एक्शन की जरूरत होती है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह की हरकतें हिंदुस्तान की तरफ से भी की जा रही हैं, आपको क्या लगता है इन इल्जामात से बचने के लिए उनकी हिकमत अमली क्या हो सकती है? सीना तान कर वो इन बातों को क्लेम भी करते हैं कहीं ना कहीं, और ये जिस तरह से हमने देखा कनाडा के साथ मामलात हुए, बड़े सख्त बयानात का फिर तबादला हुआ दोनों ही तरफ से। देखिए इंडिया की जो है पॉलिसी ये है कि वो डिनाइल में भी रहते हैं, यानी इनकार भी करते हैं, वहीं पर जहां उनको फायदा नजर आए तो उसकी वो जिम्मेदारी भी उठा लेते हैं, हामी भी भर लेते हैं। ये एक ऐसी खतरनाक सियासत कर रहे हैं जिसका उनको नताइज तो भुगतने पड़ेंगे। मेरा जाती ख्याल है कि जो कनाडा और अमेरिका के मामले में भारत ने बहरहाल डिनाइल यानी नफी वाला जो है वो स्टांस लिया और कहा जी कि हम तो नहीं इन्वॉल्व
इन्वॉल्व और जी हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि तमाम सबूत और तमाम चीजें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा के पार्लियामेंट में पेश की और जस्टिन ट्रूडो ने उसको ऑन रिकॉर्ड लेके आए। सो मेरा ख्याल यह है कि बहरहाल भारत की साख पे तो असर पड़ रहा है, भारत इसको माने ना माने, और भारत के लिए दिन ब दिन मुश्किल होगा अगर इस तरह की कार्रवाइयां जारी रखेगा तो। ठीक है। अच्छा, हमें सब पाकिस्तान में रहते हुए हर पाकिस्तानी भी ये सोचता है, जो हुकूमत आती है उनकी कोशिश ये होती है कि हिंदुस्तान के साथ मामलात किसी तरह से बेहतर हो सके, लेकिन जब से मोदी हुकूमत है वहां पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं वो डे बाय डे खराब हो रहे हैं। हम अगर क्रिकेट के हवाले से भी बात करें, वो हमने देखा कितनी मुश्किल से चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला सॉर्ट आउट हुआ, लेकिन जब इस तरह के इशूज क्रिएट होंगे तो आपको लगता है कि फिर मजीद दूरी बनेगी और जो सिचुएशन फिर बॉर्डर पर भी होती है वो भी फिर एस्केलेट हो सकती है? जी अनवार, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बात यह है कि भारत और खुसूसी तौर पर जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की जो मोदी आरएसएस की गवर्नमेंट है उसके अंदर तो पाकिस्तान भारत दोस्ती की जो है वो ताल्लुकात हमवार होना या मुस्तहकम होना बड़ा मुश्किल नजर आता है। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर हिंदुत्व आइडियोलॉजी में पाकिस्तान के वजूद से इनकार है, पाकिस्तान की ताकत और पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से इनकार है, और जब कोई दिल से किसी के वजूद को ही ना माने तो उसके बाद उससे किस तरह के ताल्लुकात की उम्मीद की जा सकती है। उससे तो हमें साजिशों की ही तवक्को है बदकिस्मती से, उससे हमें हमारे जो है वो बगल में छुरी और मुंह में राम राम के अलावा तो कुछ नजर नहीं आता। मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान को भी उतना सख्त स्टांस ही लेना चाहिए जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में हमने बड़ा अच्छा स्टांस लिया कि जी हम भी नहीं खेलेंगे अगर आप भी नहीं खेलेंगे। सो मेरा ख्याल है कि भारत से जितना बराबरी की बुनियाद पर ठोक बजाकर ताल्लुकात के ऊपर बात की जाए उतना बेहतर है, बजाय ये कि हम सिर्फ दोस्ती का राग अलापें जबकि दूसरी तरफ से कोई हैंड शेक भी ना किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से बराबरी के ताल्लुकात ही वाहिद रास्ता है। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ताल्लुकात जो हैं वो यकीनी तौर पर बराबरी के ही होने चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखती है हिंदुस्तान के लिए। जब भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है, नवाज शरीफ की बात करें, शहबाज शरीफ की बात करें, अच्छी बात है कि इस तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको लगता है कि फिर ये जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है इसको भी बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि मुस्लिम लीग नून को भी इस तरह का जो रोल है वो प्ले नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं तो इसमें मुस्लिम लीग नून खुसूसन मियां बरादरान की नेक नीति समझता हूं कि वो ये समझते हैं कि एक हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना जो है वो पूरी दुनिया और खुसूसन खित्ते के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मोदी हुकूमत और खुद मोदी साहब भी इसके ऊपर अप्रिशिएट करने की बजाय इसके ऊपर फायदा उठाते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। सो अगर इसी सूरत हाल हो तो फिर मेरा ख्याल है कि अब नून लीग को भी समझ लेना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत के होते हुए किसी तरह भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना जो है वो फायदेमंद नहीं, बल्कि खुद उनके लिए सियासी तौर पर बड़ा नुकसानदेह होता है, उनको उसकी सियासी कीमत चुकानी पड़ती है। इस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि वो ये जानते हुए ये करते हैं, तो इसको मैं अप्रिशिएट तो करता हूं, लेकिन वहीं पर अगर दूसरी तरफ से जो है वो कोई हौसला अफजा जवाब ना आए तो बेहतर ये है कि अब हम भी जो है वो थोड़ी सर्द महरी दिखाएं और उनको कहें कि जी ठीक है, आप अपने ताल्लुकात नहीं बढ़ाना चाहते तो हमें भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हामिदुल मशरकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं आपकी हेल्थ के हवाले से और स्पेसिफिकली नाखूनों की बात करेंगे, जिस पर हमारा बिल्कुल भी फोकस नहीं होता, हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, हम उनकी हाइजीन का ख्याल नहीं करते हैं। हालांकि नाखूनों की हालत ना सिर्फ हमारी ज़ाहरी खूबसूरती को मुतासिर करती है बल्कि ये हमारी मजमूई सेहत का एक आईना भी है। नाखूनों पर रंग की तब्दीली, धब्बे, शिकने या दीगर गैर मामूली अलामात आपके जिस्म में किसी अंदरूनी मसले की निशानदेही कर सकती हैं। बाज़ औक़ात ये अलामात किसी संगीन बीमारी या इन्फेक्शन की तरफ इशारा करती हैं जिसे हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए हमें अपने नाखूनों का ख्याल रखना सिर्फ ब्यूटी के हवाले से नहीं बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाखूनों में होने वाली तब्दीलियों को बर वक्त शनाख्त करके मुनासिब इलाज करना ज़रूरी है ताकि किसी भी मुमकिन बीमारी या फिर इन्फेक्शन का इलाज जो है वो फौरी तौर पर किया जा सके। खुसूसी तौर पर हम देखते हैं कि नाखूनों का इन्फेक्शन जैसे कि फंगस एक आम मसला है, जिसकी सूरत में नाखूनों की रंगत में तब्दीली आ जाती है, खुश्की है, सूजन है या फिर स्मेल आना शुरू हो सकती है। इसके लिए घरेलू इलाज भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें अपने नेल्स की सर्जरी की ज़रूरत भी पेश आ सकती है।
नाखूनों की सर्जरी की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब इलाज से इन्फेक्शन या मसला कम ना हो रहा हो या नाखून की साख्त में ऐसी तब्दीलियाँ, ऐसे चेंजेस आ जाएं कि ये मज़ीद कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती हों। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर अमराज़ जिल्द डॉक्टर अजीम जहांगीर, जो हमें नाखूनों की सेहत के हवाले से अहम मालूमात फराहम करेंगे। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि नाखूनों में होने वाली तब्दीलियों को हम खुद से कैसे पहचान सकते हैं, कब हमें उन पर तवज्जो देना ज़रूरी है। इसके अलावा नाखूनों की फंगस के जो घरेलू इलाज हैं और नाखूनों की सर्जरी की जो ज़रूरत की वजूहात हैं उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, मुझे 1-2 मिनट ही मिले आपसे ब्रेक में बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने कहा कि जो हमारे नाखून चेंज हो रहे हैं, उनकी शेप चेंज हो रही है या कोई भी उसमें चेंजिंग आ रही है, ये हमारी हेल्थ को भी जाहिर कर रही है, इसको ज़रा एक बार हमारे नाज़रीन के लिए भी एलैबोरेट कीजिएगा। देखें, अल्लाह ने नाखून जो है, अल्लाह ने कोई भी ऑर्गन, कोई भी चीज़ जो है बिला वजह नहीं बनाई। और नाखून की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये है कि हमें ओवरऑल हेल्थ का पता चल जाता है। उसकी मिसाल ये है कि अगर आपका नाखून सीधा होने की बजाय ड्रम स्टिक की तरह हो जाए, जिसको हम क्लबिंग बोलते हैं, ठीक है, वो आपके लंग्स में इन्फेक्शन, लंग्स के कैंसर या कोई इस तरह की अंदरूनी बीमारी, जो कि बेतहाशा बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमें नाखून देख के पता चल जाती हैं कि पेशेंट को हैं। ठीक है। अभी जब कोविड हुआ था, जब मरीज आते थे तो मैं कहता था, आपको मजाक में कहते थे कि अच्छा आपको 6 महीने पहले कोविड हुआ था। इसलिए पता चलता था कि वहाँ पे नाखून की ग्रोथ रुक जाती है और जब दोबारा उगते हैं, शुरू करते हैं, तो एक लाइन पड़ जाती है। ठीक है। और वो पेशेंट बड़ा हैरान होता है, और वो इसलिए कि वो दैट एक्चुअली शोज। इसी तरह अगर आपके नाखून में कोई स्प्लिंटर हेमरेजेस, जिस तरह की आप कहते हैं छिल्त लग गई, ठीक है, स्प्लिंटर हेमरेजेस इसको बोलते हैं, अगर वो हों तो पता चल जाता है कि कहीं से कहीं छोटे छोटे ब्लड के क्लॉट्स आ रहे हैं वहाँ तक जो पहुँच रहे हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द रीजंस, ठीक है, इससे ट्रॉमा से भी हो सकता है। लेकिन जब भी कभी आप देखें कि नाखून नॉर्मल से हट गए हैं तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना उसकी, तो वो हमें बता देती है कि नाखून का ये बुनियादी मसला सिर्फ नाखून में है या ये किसी और ऑर्गन सिस्टम में है। इसी तरह जब लिवर का सिरोसिस होता है, लिवर की बीमारी होती है, वो नाखून के रंग चेंज होना शुरू हो जाता है, उससे पता चल जाता है। काफ़ी दफ़ा वहाँ पे लाइंस पड़ जाती हैं, जिसको टेरीज नेल्स बोलते हैं, कि वो लाइनें बता देती हैं कि कोई किसी को किडनी का मसला है, किसी को थायराइड का मसला है, किसी को लिवर का मसला है। तो नाखून जो है वो बुनियादी तौर पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऑर्गन है, और जो कि हम स्किन स्पेशलिस्ट इसको डील करते हैं तो अक्सर लोगों को इसकी आगाही नहीं होती। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमें तो बचपन में एक साइन ही पता था कि जब वाइट निशान आ जाए तो आपने कैल्शियम की कमी और आपने दूध ज़्यादा पीना है, ये तो ठीक था या ये भी नहीं? ये भी गलत है। अच्छा, हाँ जी, ऑलमोस्ट ये हमेशा के लिए गलत है, चूँकि आम तौर पे जो है वो ट्रॉमा से आते हैं। हमारे ज़्यादातर जो ये नाखून में निशान आते हैं वाइट वाले, वो ट्रॉमा से आते हैं। लोग काफ़ी दफ़ा बच्चे नाखून को खेलते रहते हैं, उससे उखेड़ते रहते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है, काफ़ी दफ़ा जो क्यूटिकल है लोगों को उसे थोड़ा सा छीलने की आदत होती है, तो क्यूटिकल डैमेज हो जाता है। ठीक है। जो लोग काफ़ी दफ़ा मैनिक्योर पेडिक्योर, इस तरह मैं कह रहा था, अगर उससे क्यूटिकल को उतार दिया जाए तो अल्लाह ने क्यूटिकल को एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक सील बनाया है कि नाखून के पीछे, नाखून की जहाँ जड़ है, ये जो आपका नाखून का वाइट हिस्सा नजर आ रहा होता है, ये बेसिकली नाखून का मैट्रिक्स है, यहाँ से नाखून उगता है। और जो जिल्द है इर्द गिर्द, आपने देखा अक्सर लोगों की कहते हैं जी हम पानी में ज़्यादा हाथ रखते हैं तो नाखून की जो जिल्द है इर्द गिर्द की वो सुर्ख हो जाती है, दर्द करने लग जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है। तो वो अगर सील कहीं तरह से डिसरप्ट हो जाए, चाहे आप खुद से इसको नेल पॉलिश लगाने के लिए क्लीन करें, लोग समझते हैं कि ये क्लीन करने के लिए आपको वो जिल्द उतारनी है। अच्छा, वो नहीं उतारनी, वो बिल्कुल भी नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ने एक बड़ी ज़बरदस्त सील बनाई हुई है। जब आप उसको उतारेंगे, चाहे आप केमिकल से उतार लें, जिस तरह डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं बर्तन धोने के, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के सोप्स यूज़ करते हैं, उससे भी उतर सकती है। ठीक है। आप अगर खुद से उखेड़ें, लोगों को कुछ आदत होती है उससे हो सकती है। अगर आपने कहीं पेडिक्योर मैनिक्योर करवाया जो कि मेडिकली सुपरवाइज नहीं था, उससे हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोगों को हमने देखा कि वो नाखून अपने मुंह से चबाने की आदत होती है, वो कितना नुकसानदेह है? देखें, नुकसानदेह तो इसलिए कि नाखूनों के नीचे काफ़ी दफ़ा बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं। जरासीम तो अक्सर लोगों को मैं कहता हूँ कि जब इवन सर में इन्फेक्शन होती है, सर में दाने निकल आते हैं, तो वो एक्चुअली सर में प्रॉब्लम नहीं होती, आप अपने सोचते हुए, बात करते हुए खुजा रहे होते हैं सर को, तो आपके नाखून, जो आपके नाखून के नीचे जो जरासीम थे वो सर में चले जाते हैं। ठीक है। और सर में जाके वहाँ इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तो वही वाले नाखून अगर आप मुंह में डालेंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा है। ठीक है। अच्छा, बेस्ट पॉसिबल वे क्या है नाखूनों की सफाई? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग इतने ज़्यादा अपनी हाइजीन को लेकर कॉन्शियस हैं, हम ख्याल नहीं रखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इन्हीं हाथों से हम खाना खा रहे हैं और वही जम्स फिर हमारे अंदर जा
जा रहे हैं? आप नाखून को अपना एसेंशियल ऑर्गन समझें। जिस तरह आप अपने बालों का ख्याल रखते हैं, बाकी चीज़ों का तो ख्याल रखते हैं, नाखून को हम लीस्ट बॉदर्ड होते हैं हम नाखून के बारे में। नो डाउट। तो एक तो ये कि जब भी हाथ धोएं तो मेक श्योर करें कि नाखूनों को चाहे इस तरह हल्का सा कर लें। ठीक है। हम जब सर्जरी करते हैं तो हमारा ये लिटरली एक मनूवर होता है कि हमने नाखून को इस तरह धोना है, उंगलियों के दरमियान धोना है। हमारा जो मज़हब है ना वो बड़ा ज़बरदस्त मज़हब है, यानी बहुत ही प्रैक्टिकल मज़हब है। लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर कि जी हमारे आपके यहाँ पे जब मैं एक लोग को सिर्फ ये बता दूं कि आप जब वज़ू करें तो जो कहते हैं ना मसा करें उंगलियों के दरमियान में, जब आप नाखूनों को भी अच्छी तरह धो लें और उंगलियों के दरमियान में से अगर आप अच्छी तरह से पानी फेर लें और उसके बाद आप उसको खुश्क भी कर लें। ठीक है। हम आधी बात करते हैं और आधी नहीं करते। हम बाकी सारा वजू करके और हम कहते हैं जब सर्दी है तो हम ऊपर से हाथ फेर लेते हैं। तो अगर 5 दफ़ा आपने पाँव धो लिया, मेरा नहीं ख्याल आपको कभी भी पाँव की फंगल की इन्फेक्शन हो सकती है। अब वो जो नाखून जो आपने साफ कर लिया, अगर वहाँ पे फंगस था खासतौर पे पाँव में, वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहेगा सारी उम्र जब तक कि उसको ठीक नहीं करेंगे। तो लोगों को पाँव में इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन ठीक कर लेते हैं, लेकिन नाखून को ठीक नहीं होने देते, क्योंकि नाखून जो है वो बहुत ही स्लो ग्रोइंग एक ऑर्गन है। आपको 6 महीने तकरीबन लगते हैं नाखून को उगने में, हाथ के अबाउट 4 to 6 मंथ। जो पाँव का नाखून है उसको 9 से 12 महीने लगते हैं नया नाखून निकलते हुए। ठीक है। आज जो भी हमने बोया है, वनी आज हमने जो नाखून का इलाज शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल फंगस में, उसने 8 से 9 महीने में बाहर निकल के नीचे से साफ नाखून ने आना है। ठीक है। जो नाखून डैमेज हो जाए अनफॉर्चुनेटली वो रिपेयर नहीं होता। ठीक है। वो जो डैमेज नाखून है वो बाहर निकलता रहता है और अल्लाह मियां नया नाखून उगाते रहते हैं। तो जब हम फंगस की भी ट्रीटमेंट करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब फंगस की ट्रीटमेंट फ़र्ज़ करें 3 महीने की ट्रीटमेंट थी नाखून के फंगस की, वो ख़त्म हो गई खाने वाली दवाई की। अब उसको हम पेशेंट को कहते हैं, पेशेंट काफ़ी दफ़ा बेचारा बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है कि जी मैं ठीक नहीं हो रहा। वो नाखून जो उगने की जो उसकी स्पीड है वो टाइम टेकिंग है और उसके लिए बहुत सारे विटामिन हैं जिसको आप ले सकते हैं। अब विटामिन को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि बस तुक्के से विटामिन ले लें। अब जब टेस्ट हैं उसके जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है आप वो क्यों लेंगे? ठीक है। और फिर इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं कि अगर आपका लिवर फंक्शन ख़राब है तो आपने ज़रूर एंटी फंगल लेनी है, पहले तो उसको टेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नाखून को काट के जो आपने वैसे फेंक देना है उसका एक्चुअली टेस्ट हो सकता है फंगस का। वहाँ पे मुख्तलिफ स्टेन्स करके हम फंगस का देख सकते हैं, उसको हम ग्रो कर सकते हैं लैब में और उसके ऊपर दवाइयाँ डाल के देख सकते हैं कि क्या कल्चर सेंसिटिविटी से क्या आया। और अगर दवाइयाँ आपको सूट नहीं करती तो आजकल हम लेज़र से भी नाखून का इलाज कर लेते हैं। फंगस का भी और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आपने नाखूनों की क्या देखी है? हाथों की बात कर लें या पाँव की बात कर लें, फंगस है या जिन लोगों के फंगस सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसका हाल आपने बताया कि फिर लेज़र में भी है। एक जो लोगों के पाँव फिर स्मेल करना शुरू हो जाते हैं, बहुत वो ख्याल भी रखते हैं फिर भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, उसकी क्या रीज़न होती है? देखें, पसीना आना जो है वो नेचुरल भी है, लेकिन ज़्यादा पसीना आने को हम हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। वो एक बीमारी है लोगों के, जिस तरह आर्मपिट्स में कई लोगों को बहुत ज़्यादा हाथों में इतना आता है कि आप सलाम करते हुए घबराते हैं, तो उसको हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। 1-2 ब्लड टेस्ट करवा के, खासतौर पे थायराइड का हम टेस्ट करवाते हैं, 1-2 और ऐसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं। अगर वो कोई खुदा ना खास्ता है ऐसा मसला ना हो तो पसीना आना रोकना बहुत आजकल आसान हो गया। बोटॉक्स का आपने सुना होगा, बोटॉक्स आपने सिर्फ सुना है कि जी सिर्फ झुर्रियों में और खूबसूरती में काम करता है। अगर उसी बोटॉक्स के बहुत ही बारीक इंजेक्शन, बहुत ही बारीक सुई से जिससे दर्द कोई नहीं होती, अगर आप हाथों में लगा दें तो ये पसीना तकरीबन 6 महीने के लिए बंद हो जाता है आना। जिसको हाइपर नहीं नॉर्मल हो जाता है पेशेंट। जो बोटॉक्स की वैसे भी लाइफ है उतनी आप बता रहे हैं कि फिर वो स्वेटिंग हमारी टाइम के लिए खत्म हो जाती है। काफ़ी दफ़ा हम लगाने वाली दवाइयाँ, जो लोग बोटॉक्स थोड़ा महंगा है अफोर्ड नहीं कर सकते, लगाने वाली अब बहुत सारी दवाइयाँ जिसको हम कहते हैं दिन में एक दफ़ा थोड़ा सा हाथों पे लगा लें तो पसीना नहीं आता है। इसी तरह एक और चीज़ जिसको हम आयोंटोफोरेसिस बोलते हैं कि एक ख़ास किस्म की मशीन है, उसमें हम हाथ रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए और उसमें कुछ काफ़ी दफ़ा उसमें दवाई भी डाल देते हैं। एक लिक्विड होता है, पानी समझ लें जिस तरह इंजेक्शन और लिक्विड, उसमें नॉर्मल सैलिन में रख देते हैं और उससे क्या होता है कि आपके हाथों का पसीना आना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता है। और पाँव का भी यही कर सकते हैं। ठीक है। पाँव में जब पसीना आएगा और वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी होगी तो वहाँ पे फंगस भी उगेगा और बैक्टीरिया भी उगेंगे। ठीक है। जुराबें जो हैं वो आपने कोशिश करें, और पाकिस्तान कॉटन इतनी ज़बरदस्त बनाता है, लेकिन मुझे जब भी मैं भी जाता हूँ पेशेंट्स को भी बताता हूँ तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि हमारे यहाँ जुराबें कॉटन की उतनी वाफर मकदार में
अवेलेबल नहीं होती, तो कॉटन की जुराबें पहने ताकि जो पसीना आया है वो सारा जज़ब हो जाए कॉटन की जुराब में। तो आपका जो पाँव है वो खुश्क रहे। तो अगर पाँव खुश्क रहे, पाँव आप रोज़ाना धोते हैं, उसके बाद खुश करके जुराबें पहनते हैं, तो बहुत कम चांस है कि अगर आपको हाइपर हाइड्रोसिस नहीं है, अगर आपको ज़्यादा पसीना नहीं आता तो बहुत कम चांस है। और अगर फिर भी आए तो इसको जुराब को बदलें। खासतौर पर जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो अक्सर माएँ कहती हैं कि जी जूँ ही स्कूल से आता है तो मैं तो बस वहाँ बैठ नहीं सकती कमरे में। और उसकी वजह ये होती है कि बच्चों में ज़्यादा चूँकि एक्टिविटी करते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, और वो काफ़ी दफ़ा बच्चे उतने चूँकि छोटे होते हैं उनको समझ नहीं होती कि पाँव कितनी अच्छी तरह से धोने हैं। ऐसी है, थोड़ा सा केयरलेस खुश करके। अच्छा, एक ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम गीले पाँव पर ही सॉक्स पहन लेते हैं, उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसका भी जवाब दे दीजिएगा। साथ ही साथ जूते की सिलेक्शन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखें, हम जूते की सिलेक्शन में दो प्रॉब्लम्स हैं। नंबर एक तो ये कि हमारे हाथ जो हैं वहाँ पे चूँकि हमें चीज़ हम टच कर सकते हैं, तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो हमारे सुन नहीं होते हाथ, इन अदर वर्ड्स। पाँव में जब भी किसी को डायबिटीज़ हो, और ये मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है अपने पेशेंट से, हम पाँव की सेहत का ख्याल बहुत कम रखने वाली कौम है। हालांकि हमें इस्लामी तौर पर हम बड़ा साफ़ रखते हैं, लेकिन हमें चंद चीज़ें जो हैं वो हम समझते हैं बस साफ रख लिया, अब हमने खुला जूता पहन लिया तो कोई मसला नहीं होगा। जूता जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। अपना अगर किसी को शुगर है तो फॉर गॉड सेक अपने पाँव को टच करके देखें। किसी को घर में कह दें कि जी मैंने आंखें बंद की हुई हैं, आप रुई का टुकड़ा लेके मेरे टोज को, यानी आखिर के जो हिस्से हैं उसको चेक करें। अगर वहां पे आपको फीलिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपके वहां पे खुदा ना खास्ता कोई मसला है। और जब आप ऐसा जूता पहनेंगे जो कि फिट नहीं होगा तो फिर वहां पे आपको अल्सर हो सकता है, जख्म हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर इमराज जिल्द डॉक्टर अजीम जहांगीर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।